सेल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने सीख लिया है ना। अब हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे हम पहचानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, यानी हु विल ऑक्सीडाइज्ड एंड हु विल रिड्यूस्ड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक का आयन ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, पहले इसका फैसला हो जाए, उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि कौन कितना कितना बनेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक और दिया हुआ है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस को डिसोसिएट कर देना, अलग अलग हो जाना, तो उसमें से हमको एनोड पर और कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आपने कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे इस पर। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या था मीडियम कैसा लिया, मोल्टन मीडियम लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पानी वहाँ रहेगा नहीं, सिर्फ आयन ही रहेगा, एक कैटायन होगा एक एनायन। तो आपको पता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला आयन जाके डिपॉजिट हो जाएगा एनायन। तो सीधे सीधे पता चल गया एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा एनायन, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा कैटायन। बात यही खत्म हो जाएगी, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला, कहानी खत्म, क्योंकि हमने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, दूसरी कोई चीज़ उसमें नहीं थी। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया या एक्वस सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी, एक्वस सॉल्यूशन लिया तो फिर आपने पानी भी मिला दिया है ना। और याद रखिएगा वाटर की ये टेंडेंसी होती है कि वाटर रिड्यूस भी हो सकता है, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात, वाटर का रिडक्शन भी हो जाता है, वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। तो ये बड़ा लफड़े में हमको डाल देता है कि इसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अब कैसे फैसला करेंगे, हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरेंगे उसके तो आयन मिलने ही हैं हमको, कैटायन और एनायन, और साथ में जो वाटर डालेंगे उसमें भी आयन मिल जाएंगे H+ और OH-। और वाटर की भी टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस हो सकता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब हमको फैसला करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है उसके आयन का रिडक्शन होना है कि वाटर का रिडक्शन होना है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है उसके आयन का ऑक्सीडेशन होना है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना है। दोनों में फिर टग ऑफ वार होता है, जंग होता है, और हमको फैसला करना है कि फिर कौन सा एनोड का प्रोडक्ट बनेगा कौन सा कैथोड का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बनना तो एक ही प्रोडक्ट है, चाहे वाटर चला जाए चाहे कोई आयन चला जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, समझे ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आता है। मोल्टन स्टेट में तो बिल्कुल क्लियर कट हमको समझ में आता है कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए फिलहाल के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं कंक्लूड कर रहा हूँ NaCl का, NaCl है ना। अपने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाया था, डायग्राम तो आपको क्लियर है ना, मैं वापस से डायग्राम नहीं बना रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हमने क्या भरा NaCl, और इसका मीडियम कैसा लिया हमने मोल्टन। मोल्टन मतलब इसमें कोई भी वाटर वाला पार्ट नहीं, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। तो जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा Na+ में और Cl- में। तो इसमें जो हमारा एक कैटायन बना वो कौन सा बना, Na+ बन गया, एनायन बना वो क्या बना Cl- बन गया। ठीक बात। अब हमको पता है एनोड, एनोड पर कैसा चार्ज होता है टर्मिनल में, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज में कौन जा करके डिपॉजिट होगा दोनों में से, एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज में कौन सा आयन जाकर के डिपॉजिट होने वाला है, आप जान रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा आयन मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर फैसला करना बहुत आसान है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा Cl-। तो Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाकर के डोनेट कर देगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्या बन गया Cl। Cl2 लिख दूँ गैस दिखाने के लिए, तो इसको हाफ कर देता हूँ, अदरवाइज आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक क्लोरीन के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ क्लोरीन का। तो एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। किस इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट बना, ये क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लोरीन गैस, समझे। इसी तरह से कैथोड पर देखिए, कैथोड पर हमको पता है चार्ज कैसा होता है टर्मिनल का,
नेगेटिव, और हमको मालूम है कैथोड पर होना क्या है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, कैथोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो कौन जाकर के डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव आयन जो वहाँ मौजूद है। तो Na+ जाएगा कैथोड के पास और उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन ले करके किस में चेंज हो गया, सोडियम में चेंज हो गया, है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए एनोड प्रोडक्ट कौन बना और कैथोड का प्रोडक्ट कौन बना। क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखा है, बीच में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताते हैं, दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताते हैं, उसका मीडियम बताते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन है बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं, और इसके अगल बगल इधर एनोड का प्रोडक्ट, इधर कैथोड का प्रोडक्ट, और इसके बगल में कॉमा लगा के एनोड किस मेटल का बना हुआ है, और इसके बगल में कॉमा लगा के कैथोड किस मेटल का बना हुआ है। तो एनोड प्रोडक्ट बताना पड़ता है। तो क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछेगा कि एनोड का प्रोडक्ट कौन है, कैथोड का प्रोडक्ट कौन है इस पर्टिकुलर केस में। तो आप क्या बोलेंगे, एनोड पर कौन डिपॉजिट हुआ, एनोड पर कौन डिपॉजिट हुआ, Cl2 गैस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एनोड, समझे। और कैथोड पर सोडियम मेटल जाकर के चिपक जाएगा। तो ये हो गया एनोड प्रोडक्ट, ये हो गया कैथोड प्रोडक्ट, और ये बिल्कुल आसान है बताने में। क्यों, क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में हमने लिया था, इसमें कोई दूसरी चीज़ थी ही नहीं। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन कहाँ जाकर के डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन लफड़ा तब आता है जब हम इसके मीडियम को चेंज कर देते हैं। इसको अगर हमने पानी के साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया, ईथर के साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया, तो फिर गड़बड़ होती है कहानी, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को अपन डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के टॉपिक का NCERT ने नाम क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जब ये आयन बनते हैं तो एनोड और कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये टॉपिक हमारा इसी में कवर हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आगे की बातें करता हूँ। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को, उसके मीडियम को चेंज करेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे या ईथर के साथ लेंगे या कुछ भी, या जो इलेक्ट्रोड हमने डिप किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो कैसे डिप किए थे, प्लेटिनम के थे। प्लेटिनम कैसा मेटल होता है, इनर्ट मतलब वो अंदर के केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के बजाय एक ऐसा इलेक्ट्रोड डिप किया है जो कि रिएक्टिव नेचर का है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर, सिल्वर, तो फिर वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, है ना। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम फैसला करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे कि कौन सा एनोड पर प्रोडक्ट मिलना है, कौन सा कैथोड पर मिलना है। तो वो सारी चीज़ें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो एक से ज़्यादा दावेदार जब आ जाएं, ध्यान से सुनिए, एक से ज़्यादा दावेदार जब आ जाएं कि हम एनोड पर जाएंगे, हम कैथोड पर जाएंगे, तो इसका फैसला कैसे होगा, किसकी हेल्प से होगा, कि कौन जाकर के एनोड पर प्रोडक्ट बनाएगा, कौन जाकर कैथोड पर प्रोडक्ट बनाएगा, कौन कहाँ डिपॉजिट होगा, कौन कहाँ डिपॉजिट होगा। तो याद रखिएगा, इसका फैसला हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक बार मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ा दिया था, वही है सेम टू सेम। हमने वहाँ काम की चीज़ें लिखी थी, है ना। यहाँ पर फिर से मैं वो सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 क्वांटिटी बढ़ा के, ठीक है। और ये पूरा डेटा मैं आपकी NCERT की बुक से उठा रहा हूँ, यहाँ से, ये पेज नंबर 69 में ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आयन वगैरह भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से हम कंक्लूड कर रहे हैं। और पूरा का पूरा डेटा मैं यहाँ पर ले भी नहीं रहा हूँ, कुछ छोड़ दे रहा हूँ, काम की चीज़ें ले रहा हूँ जिससे मेरा काम चल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर लीजिएगा NCERT से, ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ पर समझ लीजिए ये कैसे अरेंज है। आपने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखा है, कैसे लिखते थे अपन, लिथियम से, मैंने नीचे से लिखवाया था, लिथियम से लेकर के फिर हम कहाँ तक आए थे, फ्लोरीन तक, याद आया। इधर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती, सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने नोट की थी ना, SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर से एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक एक मेटल के लिए SRP की वैल्यू कैसे निकाली गई है। तो याद रखिएगा, इसको कंपेयर करके निकाल के इसका पोटेंशियल लिखा गया है और टेबल बनाया गया है। किसके साथ कंपेयर करके, SHE, याद आया। पूरा टॉपिक हमने इस पर एक डिस्कस किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। और वो किस काम में आता है, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के काम में आता है, क्योंकि इसका अपना पोटेंशियल कितना होता है, 0।
तो इसके रेफरेंस में जिसका निकालेंगे जो भी वोल्ट मीटर दिखाएगा वो इसी का होगा, समझे ना। तो SHE शी की हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने हर एक एलिमेंट का पोटेंशियल निकाला और पूरा टेबल अरेंज कर लिया। और ये टेबल कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRPs, यानी पहले कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया, आया ना। और अगर ये आपको याद है तो आप अपने NCERT के एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए SRPs, तो ये देखिए लिख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको नहीं है अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं बैठे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप पहले भी नोट कर चुके हैं या बुक से देख के नोट कर सकते हैं आप हर एक के लिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ आपके अटेंशन के लायक है वो है ये, यहाँ देखिए वाटर 2 बार हम यूज़ कर रहे हैं। एक वाटर मैं यूज़ कर रहा हूँ 7वें नंबर पर, और एक बार वाटर मैं यूज़ कर रहा हूँ 21वें नंबर पर। ये 2 जगह वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो सब एज इट इज़ वही है, कुछ कुछ छोड़ा है मैंने, कुछ बढ़ाया है, एज इट इज़ वही है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 जगह वाटर आ रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP है, यानी इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने का क्या मतलब, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कहाँ होता है, कैथोड पर, और जिसके SRP की वैल्यू कम होती है वो कहाँ होता है, ये याद है ना। बस यही इस चैप्टर का जान है, इस टॉपिक का जान है। कैथोड पर कौन जाएगा, जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वही रिडक्शन करके दिखाएगा कैथोड पर। एनोड पर कौन जाएगा, जिसके SRP की वैल्यू कम होगी। तो हमको कंपेयर ही तो करना है, एक से ज़्यादा आयन अगर हमको मिल गए तो हम इसमें कंपेयर कर लेंगे किसके SRP की वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपैरिजन में, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो 2-4 आयन मेरे पास हैं उसमें कंपेयर करेंगे, जिसके SRP की वैल्यू कम होगी वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए एनोड पे चला जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, बस यही करना है हमको, इसमें कोई कमाल की चीज़ नहीं है। आपके अटेंशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। एक बार मैं यहाँ पर 7वें नंबर में वाटर यूज़ कर रहा हूँ, एक बार 21वें नंबर में वाटर यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो रिडक्शन भी दिखा सकता है और ऑक्सीडेशन भी दिखा सकता है, समझे ना। तो इस चीज़ को आप अलग से भी नोट करेंगे, ठीक है। जब वाटर रिडक्शन दिखाएगा, ये SRP की वैल्यू ऐसे बढ़ती जा रही है, तो एल्युमिनियम से ज़्यादा इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, लेकिन इससे कम होती है। फिर बढ़ते जाएगा, जब वाटर आएगा तो इसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है इससे और इससे, लेकिन तब ये क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, समझे ना। वाटर एक बार रिडक्शन करता है और एक बार ऑक्सीडेशन करता है। तो अब आपको जो चीज़ याद रखनी है वो चीज़ ये है, इसको मेंशन करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आगे चलते हैं। 7वें नंबर वाली कहानी देखिए। 7वें नंबर में जो वाटर है उसका क्या होना है, रिडक्शन। और जब वाटर का रिडक्शन होता है तो ये रिजल्ट में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, जब भी रिडक्शन होगा तो इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। शब्द में मिलते जुलते हैं। रिडक्शन हुआ तो क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये इसका प्रोडक्ट है वाटर का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, वाटर का जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखिए जब रिडक्शन होगा H2O का तो एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिली, एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। क्यों हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ये भी समझ लें आप। हाइड्रोजन गैस इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं आयन के रूप में लिखता तो क्या लिखता, H2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, समझे। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज देखिए कितना है, प्लस। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस, और बाद में ये चार्ज कितना हो गया, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, प्लस चार्ज बढ़ा कि घटा, घट गया। और जब भी प्लस चार्ज घटता है क्या होता है, रिडक्शन, समझे कि नहीं। तो इसके ऊपर पहले प्लस चार्ज था, उधर जाकर के क्या हुआ, घट गया। घटा क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बना लिया। H+ था ना, H+
एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक H बनाया और 2 H है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 हाइड्रोजन ने H2 बना लिया। तो ये 2 प्लस है, एक हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस, एक हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 प्लस, और यहाँ 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर घटा, कौन सी प्रोसेस हो गई? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और रिडक्शन में रिजल्ट क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। अब ये चीज आप समझ गए? ये देखिए, तो जब भी रिडक्शन होगा वाटर का रिडक्शन जब भी होगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी ये करेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट? H2। तो हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, और क्या बचा यहाँ पर? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, H2 बनाया है ना, और क्या बना? O बचा। तो O बस अलग नहीं निकलेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लेते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, 2 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, और ये क्या बन गया? OH माइनस। कितना? 2। बैलेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन गैस बन गई, 2 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, OH माइनस, क्योंकि H पर प्लस था तो OH पर क्या होगा? माइनस। तो ये इसका रिजल्ट है। ये प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। जब भी रिडक्शन होगा क्या मिलेगा एज ए रिजल्ट? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, समझे ना। जब भी ये डोमिनेट करेगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। तो जब भी ये जाने वाला होगा कैथोड पर, तो वहाँ क्या मिलेगा? कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। समझ गए इस चीज को? अब आइए 21वें नंबर वाले वाटर के पास। ये वाटर क्या दिखाता है? ऑक्सीडेशन, है ना। क्या करके दिखाएगा? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, इस वाटर का SRP का वैल्यू कम है और इसका SRP का वैल्यू, क्योंकि SRP क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, समझे ना। इसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा SRP की वैल्यू आई तो फिर वाटर ने क्या करके दिखाना है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कहाँ जाएगा? एनोड पे, समझे ना। जब ये ऑक्सीडेशन दिखाता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। H के पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। O का चार्ज कितना होता है? एक ऑक्सीजन का -2। ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना? -2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? चार्ज कितना हो गया? पहले 2 माइनस था, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये नेगेटिव था, ये बढ़ गया। 0 ज़्यादा होता है, माइनस छोटा होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला? क्या रिजल्ट मिला? जब भी ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, तो वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? जिसके पास होगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज, तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या बना? ऑक्सीजन गैस। लेकिन 2 ऑक्सीजन बन रहा है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो एक ऑक्सीजन बनना चाहिए। 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, सॉरी, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 4। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ अगर बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं? ये 4। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लिए। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 4। तब तो O2 बनेगा। तो ये O2 गैस बन गई, O2 गैस बन गई, और कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, समझे। और यहाँ क्या बचा? ये O2 तो निकल गया, अब क्या बचा? 4H+। तो इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज 4H+, ये भी बनेगा, है ना। लेकिन एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला? हाँ, ऑक्सीजन गैस एज ए प्रोडक्ट हमको मिल जाएगी। तो जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, रिजल्ट के तौर पर क्या मिलना है? ऑक्सीजन गैस। कहाँ? कैथोड में, एनोड में। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड में। तो एनोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर वाटर प्रीडोमिनेट होता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी, और अगर वाटर का रिडक्शन हुआ तो कैथोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये 2 चीज़ें समझ में आ गई। ये इसलिए क्योंकि वाटर का नेचर ही है, वो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट? ऑक्सीजन। और रिड्यूस होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। समझ गए? अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। चीज क्लियर है? सबसे पहले तो ये दिमाग में हमारे बैठ जाए कि एनोड पर कौन जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए? जिसके SRP की वैल्यू छोटी होगी।
कैथोड पर कौन जाएगा रिडक्शन करने के लिए जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा। तो अब हम कंपेयर करने वाले हैं ना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर नोट किया, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा, ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट मैं भर रहा हूँ वो है NaSO4 और कैसा एक्वस, और एक्वस भी कैसा डाइल्यूट। समझ रहे हैं? अगर मैं मोल्टन लेता तो क्या होता, दो आयन मिलते, एक क्या मिलता है SO4 माइनस और एक क्या मिलता है Na प्लस। Na प्लस कहाँ जाता, एक इस पर माइनस चार्ज है ना, मैंने प्लस लिख दिया, माइनस चार्ज। Na प्लस कहाँ जाता, कैथोड में डिपॉजिट हो जाता, और SO4 कहाँ जाता, एनोड में डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस में डिपॉजिट हो जाता है। तो मोल्टन स्टेट में कहानी बिल्कुल आसान है, आप चार्ज देख के बता सकते हैं कौन कहाँ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने एक्वस लिखा, एक्वस मतलब साथ में क्या मिला दिया, पानी, और पानी की टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस भी हो सकता है। और समझ गए? तो अगर ऐसा है तो अब देखिए, इधर हम लिखेंगे एनोड का प्रोडक्ट कौन, और इधर हम लिखेंगे कैथोड का प्रोडक्ट कौन, है ना। एनोड पर क्या होना है, एनोड पर होना है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन होना है। एनोड का चार्ज है पॉजिटिव, कैथोड का चार्ज है नेगेटिव। ये पहले बना लिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, ये देखेंगे जब ये टूटेगा तो कौन कौन से आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट का, जब ये टूटेगा तो कौन कौन से आयन देगा, एक Na प्लस देगा, एक SO4 माइनस देगा। समझे? तो अब बताइए एनोड पर कौन जाएगा, कैटायन की एनायन। एनोड का चार्ज का क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसमें डिपॉजिट होने के लिए दावेदार कौन है, माइनस चार्ज की प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। ये प्लस है तो इस पर डिपॉजिट होने के लिए दावेदारी कौन दिखाएगा, प्लस कि माइनस वाला आयन, माइनस। माइनस आयन यहाँ से कौन है, SO4। तो SO4 यहाँ दावेदार है किसके लिए, एनोड का प्रोडक्ट बनने के लिए, ठीक है। तो ये चाहता है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये N आयन है, N आयन एनोड पर डिपॉजिट हो सकता है। तो एक दावेदार ये हो गया। साथ में और क्या मिलाया हमने, वाटर। तो वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वाटर भी दूसरा दावेदार हो गया। और दूसरी चीज नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, Na2SO4 ले रहे हैं डाइल्यूट कंडीशन में, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हम डिप कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड आपने कैसा डिप किया। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोड कौन सा ले रहा हूँ, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल रहा हूँ। और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इनर्ट, यानी ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ पर कॉपर डाल देता, सिल्वर डाल देता, सोडियम का रॉड डाल देता, कोई भी दूसरा रॉड डालता जो रिएक्टिव है, तो फिर ये भी हिस्सा लेता। तो फिर इसके लिए भी हम फैसला करते कि एनोड पर जाएगा कि कैथोड पर जाएगा, फिर तीन दावेदार हो जाते। समझे ना, ये चीज समझ में आया। उसी तरह से कैथोड का चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव पर कौन दावेदारी दिखा सकता है डिपॉजिट होने के लिए, प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, कौन सा, कैटायन। कैटायन कौन है यहाँ, Na प्लस। तो Na प्लस रिड्यूस हो सकता है कैथोड पर, और दूसरा साथ में क्या मिलाया है, वाटर, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस, तो ये भी दावेदारी दिखाएगा कि हम भी रिड्यूस होंगे। अब हमको फैसला करना है, यहाँ जंग चल रही है इन दोनों के बीच कि कौन जाएगा एनोड पे। यहाँ जंग हो रही है इन दोनों के बीच कि कौन जाएगा कैथोड पर। समझे? तो फैसला कैसे होगा, क्या देखना है अब हमको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझे? हमने ये पढ़ लिया कि एनोड पर कौन जाता है जिसके एसआरपी की वैल्यू बड़ी की छोटी, बोलिए बोलिए बोलिए, एनोड पर कौन डिपॉजिट होता है जिसके एसआरपी की वैल्यू, और कैथोड पर कौन डिपॉजिट होता है जिसके एसआरपी की वैल्यू हाई होगी। समझे? तो पहले एनोड पर देखिए, एनोड पर डिपॉजिट होने के लिए हमने SO4 और H2O दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी एसआरपी की। तो चेक करिए SO4 कहाँ आता है, 23वें नंबर पर, और वाटर कहाँ आता है, कौन सा वाटर, जो ऑक्सीडेशन दिखाने वाला है। तो ऑक्सीडेशन वाला ये है, रिडक्शन वाला ये है। तो हमको किसको देखना है, ये वाला वाटर की ये वाला वाटर, ऑक्सीडेशन एनोड के लिए। तो ये है 21वें नंबर पर, ये है 23वें नंबर पर। तो ये किधर आया, 23वें नंबर पर, ये किधर आया 21वें नंबर पर। किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, SO4 की कि H2O की, H2O की, क्योंकि पहले आ रहा है एसआरपी छोटा है। जिसका एसआरपी छोटा होगा वो कहाँ जाएगा, हाँ, तो इसका एसआरपी छोटा है, तो ऑक्सीडेशन किसका होना है, इसका नहीं होना है। समझे? अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब ये रिएक्शन आपको लिख के प्रैक्टिस करना रहेगा, बार बार लिखिए।
हमने लिखा H2O और इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है और क्या बनाना है, O2। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में प्रोडक्ट और क्या मिल रहा है, 4H+ मिल गया ऑक्सीजन गैस। तो एज ए प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला, ऑक्सीजन गैस मिला। समझ में आया, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर के ऑक्सीडेशन से रिजल्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक बात, क्लियर है। दूसरा चीज यहाँ पर आते हैं कैथोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होना है, किसका रिडक्शन होता है, जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमको कंपेयर करना है सोडियम और वाटर। ये कौन सा वाटर है जो रिडक्शन करके दिखाएगा, रिडक्शन वाला वाटर, रिडक्शन। ये कौन सा वाटर था जिसका ऑक्सीडेशन होना था, तो रिडक्शन वाले वाटर का SRP देखिए और सोडियम का SRP देखिए। सोडियम किधर है, देखिए चौथे नंबर पर, और रिडक्शन वाला वाटर किधर है, 7वें नंबर पर। ये है चौथे नंबर पर और ये है 7वें नंबर पर। किसका SRP की वैल्यू ज़्यादा है, ये छोटा ये ज़्यादा, तो रिडक्शन किसका होना है, इसका रिडक्शन होगा, इसका कुछ नहीं होगा। समझे ना, क्यों रिडक्शन हो रहा है वाटर का, क्योंकि उसके SRP की वैल्यू सोडियम से ज़्यादा है। तो फिर अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा, रिजल्ट क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस, है ना। और बाई प्रोडक्ट क्या लिख लें, यहाँ पर ये H+ था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके, एक H 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो 2H 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके H2 गैस बना गया। और क्या बचा, ये बैलेंस कर लेते हैं, 2O और 2H बच गए, तो क्या बना, 2OH-। तो रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर, कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड प्रोडक्ट क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये समझ में आया यहाँ तक, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिला हमको, एनोड और कैथोड पर। समझ आया। तो एनोड पर कौन गया, ऑक्सीजन गैस मिली, कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। ये है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट। और इसका फैसला किससे हुआ, जब दावेदार एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो फैसला किससे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, पक्का आ गई ना। ठीक, अच्छा अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या डाला था, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, Na2SO4, लेकिन कहीं भी ना Na मिला ना SO4 मिला, कहीं नहीं आया। समझे, क्या आया, वाटर के ही प्रोडक्ट मिले। एनोड पर भी वाटर मिला और कैथोड पर भी वाटर मिला। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। एक बार रिडक्शन हुआ तो क्या मिल गया, हाइड्रोजन, लेकिन मिला वाटर का प्रोडक्ट। ये इलेक्ट्रोलाइट बेकार चला गया, ऐसा नहीं बोलेंगे बेकार चला गया, ये हमने डाला लेकिन ये कहीं मिला नहीं। क्यों, क्योंकि ये कैसा था, डाइल्यूट, मतलब क्या, बहुत कम इसकी क्वांटिटी, और ज़्यादा कौन है, वाटर। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही मिलेगा, वाटर मिल गया। समझ में आया, ये नोट करें। ताकि और हमको क्लियर हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। मैं ले रहा हूँ CuSO4 एक्वस, डाइल्यूटेड, अभी डाइल्यूट है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में डिप होगी वो प्लेटिनम यानी इनर्ट मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर से हम ये जानना चाहते हैं कि एनोड का प्रोडक्ट कौन होगा और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होना है और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होना है। कैथोड का चार्ज माइनस होता है, एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये सबसे पहले आप बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। अब हम देखते हैं एनोड पर कौन डिपॉजिट होने के लायक है। एनोड का चार्ज प्लस है तो कौन डिपॉजिट होगा, माइनस चार्ज वाला। यहाँ से माइनस चार्ज कौन सा है, SO4 माइनस। दूसरी चीज़ क्या है, वाटर। तो वाटर भी दावेदार है, वाटर भी दावेदार है ना ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये इसी तरह से कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए दावेदारी कौन करेगा, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका अपना चार्ज नेगेटिव है। कैटायन कौन है यहाँ पर, Cu2+। और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है तो वाटर भी दावेदार है। अब यहाँ हमको फैसला करना है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है, इसलिए प्लेटिनम हिस्सा नहीं ले रहा। अगर ये कुछ और होता तो फिर ये हिस्सा लेता। ठीक है, वो भी केस अपन देखते हैं अभी बना के, ताकि ये वाले मामला भी आपके क्लियर हो जाएंगे।
समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक स्टेप और इसमें जाता है एडवांस लेवल का, जो कि आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए उसको भी पढ़ाएंगे, और वो होता है इनकी वजह से पीएच भी चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो पीएच मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, पीएच भी घटता बढ़ता है और कितना होता है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ हम अपने काम की चीज़ ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक बात। चलिए, तो अब हमको इन दोनों में फैसला करना है। ऑक्सीडेशन होना है तो आप चेक कर सकते हैं, एक बार ये केस अभी रिपीट हो रहा है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है 23 में, और ऑक्सीडेशन दिखाने वाला वाटर 21, तो कौन जाएगा A0 पर? जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी, तो किसका ऑक्सीडेशन होना है? वाटर का। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि एसआरपी इसकी छोटी है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा एज ए रिजल्ट? ऑक्सीजन गैस। समझ रहे ना, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो और क्या बचेगा? 2 ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा? 4H+। समझ में आया कि नहीं? तो रिजल्ट यहां पर क्या मिला? A0 प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। ये हो गई कहानी, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कॉपर और वाटर, ये वाटर कौन सा है? रिडक्शन वाला, 7वें नंबर का वाटर, ठीक है। तो अब इन दोनों में फैसला करिए, जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा वो कैथोड पर जाएगा। कॉपर का एसआरपी ज़्यादा कि वाटर का एसआरपी ज़्यादा? ये वाटर का एसआरपी कम है और ये एसआरपी बढ़ रही है, ये आया कॉपर का ज़्यादा, तो अब की बार रिडक्शन किसका होना है? कॉपर। तो इसका नहीं होना है, अब किसका होना है? कॉपर का। तो कॉपर रिड्यूस होगा कैथोड पर, रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर मेटल बना के डिपॉजिट हो गया कैथोड पर जाकर के। तो कैथोड प्रोडक्ट क्या मिला? कॉपर मेटल। कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिला? कॉपर मेटल मिला। देखिए A0 पर क्या आया? ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर कौन आया? कॉपर मेटल आया। ये केस समझ आया आपको? अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें चेंज कर दें, ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेने के बजाय मैं बोल देता हूं मैंने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डिप किया है, तो ये तो इनर्ट नहीं है ना, तो फिर कहानी बदल जाएगी। कैसी हो जाएगी कहानी, जरा देखते हैं। हाँ, ठीक बात। अब देखिए, A0 पर ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए कौन कौन दावेदार हो गए? A0 का चार्ज है प्लस, तो सब माइनस वाले आ जाएंगे। यहाँ से माइनस चार्ज कौन दे रहा है? SO4 2 माइनस, साथ में वाटर भी है, वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब की बार जो इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं वो भी कैसा है? रिएक्टिव, तो ये भी दावेदारी दिखाने के लिए आ गया। तो अब की बार 3 दावेदार हो गए ऑक्सीडाइज होने के लिए A0 पर, ठीक बात। कैथोड पर देखिए, कैथोड का चार्ज नेगेटिव, तो डिपॉजिट होने के लिए कौन उम्मीदवार है? कैटायन, और यहाँ से कैटायन कौन है? ये साथ में वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, और साथ में जो हमने इलेक्ट्रोड डाला है वो भी रिएक्टिव है, वो भी रिडक्शन करने के लिए तैयार है। तो अब दावेदार कितने कितने हैं? 3-3। अब कैसे फैसला होगा? वही चीज़, एसआरपी देखिए, जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके एसआरपी की वैल्यू बड़ी होगी इनमें उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो SO4 H2O और कॉपर, इसमें से किसके एसआरपी की वैल्यू छोटी है? देखिए, SO4 23वें नंबर पर, वाटर 21वें नंबर पर, और कॉपर 16 नंबर पर। तो कौन सा छोटा हुआ एसआरपी में? कॉपर। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? किसका ऑक्सीडेशन होगा? कॉपर का। तो यहाँ पर कॉपर महोदय क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ये क्या बन जाएगा? Cu2+ एक्वस आयन, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिए। तो एनोड प्रोडक्ट क्या मिला हमको? कॉपर का आयन। क्या मिला? एनोड प्रोडक्ट क्या मिला? कॉपर का आयन। सॉल्यूशन में चला जाएगा कॉपर का आयन। ये समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन। किसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा? ये कॉपर तो सेम है, 16 नंबर है ना। वाटर का रिडक्शन दिखाने वाला वाटर किधर है? 7वें नंबर पर। ध्यान से देखिए, ये रिडक्शन वाला है ना, और ये
16 नंबर, ये 16 नंबर। तो ये कॉपर तो सेम है, कॉपर +2 लिखा हो या कॉपर लिखा हो तो एक ही जगह पर आएगा। तो इसके एसआरपी की वैल्यू तो सेम है, इसका एसआरपी कितना है 7, तो किसका बड़ा, कॉपर का बड़ा, तो रिडक्शन भी किसका होना है, कॉपर का। तो कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और कॉपर मेटल बना दिया सॉलिड, ये ठीक है। तो कैथोड प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर मिला। अब देखिए एनोड पर क्या मिल रहा है, कॉपर आयन, कैथोड पर क्या मिल रहा है, कॉपर मेटल। समझे, ये एक पर्टिकुलर केस है, ये हम लोग यूज़ करते हैं रिफाइनिंग में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे मेटल और इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो वहाँ पर ये आएगा। ये रिफाइनिंग प्रोसेस है किसकी, कॉपर की। एक जगह पर हम इम्प्योर कॉपर लगाते हैं एनोड पर, इम्प्योर यानी एक मेरे पास कॉपर की रॉड है जिसमें इम्प्योरिटी है कुछ 10% 15% इम्प्योरिटी है, और मैं चाहता हूँ ये कॉपर मुझको प्योर बन के मिल जाए, प्योर हो जाए, इम्प्योरिटी खत्म हो जाए। तो इम्प्योर कॉपर को मैं लगा देता हूँ एनोड में, और एक तरफ पतला सा प्योर कॉपर का रॉड लगा देते हैं कैथोड में। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसका छोटा सा ओवरव्यू देख लीजिए आप। ये बनाया हमने टैंक, ठीक है, ऐसे टैंक बनाया। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किसका भर दिया, CuSO4 एक्वस, है ना। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, कॉपर का। ये है हमारा इम्प्योर कॉपर, किसका है ये, इम्प्योर। इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है, 5% 10%। तो मान लो मैं इसको ले रहा हूँ 5% इम्प्योर कॉपर, यानी 5% इम्प्योरिटी है इसमें। क्या है, 5% इम्प्योरिटी, मैं इसको प्योर करना चाहता हूँ। तो इसको प्योर करने के लिए यहाँ पर एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा एक कॉपर का रॉड हमने लगाया। ये है प्योर कॉपर का रॉड, इलेक्ट्रोड, प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड। इम्प्योर वाले कॉपर को कहाँ लगाना है, एनोड में। और एनोड पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बैटरी का जो टर्मिनल हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ लगा दिया, एनोड के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ लगा दिए, दूसरे कॉपर के साथ, प्योर वाले कॉपर के साथ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड बना दिया प्योर को, और इम्प्योर को क्या बना दिया, एनोड। प्लस माइनस समझ में आ रहा है, ये एनोड बन गया, और ये कॉपर का रॉड, ये प्योर कॉपर का रॉड, इसको कैथोड बना लिया, इसको एनोड बना लिया। अब देखिए जैसे ही बिजली चालू करेंगे, यहाँ से स्विच चालू करेंगे बैटरी सप्लाई, तो यहाँ से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ये क्या देता है, कॉपर प्लस आयन। तो ये कॉपर आयन बन के कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में। कहाँ आया, सॉल्यूशन में। और कैथोड में क्या होगा, ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ से आयन पानी में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, और ये आयन यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। तो ये पतला होता जा रहा है। ये रॉड क्या होगा, इसमें से टूट टूट के इसमें आ रहे हैं। तो इस रॉड की मोटाई के बारे में क्या सोचते हैं आप, ये पतला होता जाएगा, और ये सब इसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो ये मोटा होता जाएगा। ये प्योर कॉपर इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पतला। ये खत्म होता जाएगा, ये मोटा होकर डिपॉजिट होता जाएगा, यहाँ से हमको प्योर कॉपर मिलता चला जाएगा, समझे ना। और इम्प्योरिटी यहाँ गैंग बन के डिपॉजिट हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसमें चिपकना किसको है, सिर्फ कॉपर +2 को, कॉपर को। तो इम्प्योरिटी सब यहाँ जमा हो जाती है, ये रॉड खत्म हो जाता है, पतला होता जाता है, ये मोटा होता जाता है, प्योर कॉपर मिल जाता है। ये है रिफाइनिंग का प्रोसेस, ये हम लोग पढ़ेंगे 6वें चैप्टर में, ठीक बात। तो ये पर्टिकुलर केस समझ में आया, ठीक है, ठीक है, नोट करें। ये अभी हमने शुरू में बात की थी, जब हम NaCl मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो एक में हमको Na मिल जाता है, एक में हमको क्लोरीन गैस मिलता है, डायरेक्ट, कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। लेकिन अगर हम NaCl कैसा ले लें, एक्वस, कैसा ले लें, एक्वस ले लें। एक्वस मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड में ले रहा हूँ डिप करने के लिए इनर्ट, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, कुछ भी। ग्रेफाइट भी इनर्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, प्लेटिनम भी करते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, और कैथोड पर रिडक्शन दिखाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एनोड है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड है नेगेटिव चार्ज। एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा, कौन सा आयन, एन आयन, नेगेटिव। तो एन आयन कौन है यहाँ, क्लोरीन,
और साथ में वाटर, और ये प्लेटिनम है इसलिए हिस्सा नहीं ले रहा। कॉपर होता तो उसको भी मैं लिखता यहाँ। केस समझ गया कैसे करना है। और कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए कौन आएगा, कैटायन, और साथ में वाटर भी रिड्यूस होने के लिए टेंडेंसी रखता है, ये दोनों। अब इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करिए कौन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। देखिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, देखिए देखिए, सीधे सीधे फैसला हो जाएगा। ये आप बता सकते हैं मुझे क्या बन रहा है यहाँ से, किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का SRP ज़्यादा, वाटर का SRP कम। तो अगर वाटर का SRP कम है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और एज ए रिजल्ट क्या मिलना है हमको, ऑक्सीजन गैस। अब रिएक्शन नहीं लिख रहा मैं ना, समझ रहे हैं ना, इसका नहीं होना है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी एज ए रिजल्ट NO पर हमको क्या मिलेगा, वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस दे जाएगा, समझे। और यहाँ पर इन दोनों के SRP को कंपेयर करिए, जिसके SRP ज़्यादा वो रिड्यूस होगा। किसका SRP ज़्यादा है, सोडियम का कि वाटर रिडक्शन, हाँ, तो इसका SRP ज़्यादा है तो ये रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होकर के ये क्या देता है, रिड्यूस होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनता है, OH-। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला, कैथोड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, और एनोड प्रोडक्ट क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। लेकिन हमने डाला क्या था इलेक्ट्रोलाइट में, तो NaCl कहीं नहीं दिखता, समझे ना। बल्कि एनोड पे मिलता है ऑक्सीजन, कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन। दोनों गैस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, समझे ना। ये क्या मेथड है, क्या ये बैटरी कोई एनर्जी देने का काम कर रही है क्या, कोई बल्ब जलवा रही है क्या, कोई पंखा चलवा रही है क्या, ये बैटरी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ये सेल किसी काम आ रही है क्या, काम तो आ रही है। किस काम में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में काम में आ रही है, गैस बनाने के काम में आ रही है, ये इस काम में आती है। तो इसका नाम सेल क्यों रख दिए, है ना। ये थोड़ा सा दुविधा वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। ये सब किसका काम कर रही है, 6वें चैप्टर का काम ये कर रही है, एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन, गैस लिबरेट करवाना, ये सारे काम ये करती है। तो इसको सेल क्यों बोलते हैं फिर, ये सेल जैसे फंक्शन तो नहीं कर रही ना। सेल होती तो पंखा चलाती, बल्ब जलाती, बिजली देती हमको, है ना, समझ रहे। लेकिन ये एक्सट्रैक्शन करने का काम करती है। चलिए छोड़िए, ये समझ में आया। इसी केस में अगर मैं थोड़ा सा गोटी कर दूं यहाँ पर, अगर इसको डाइल्यूट लेने के बजाय इसको कॉन्सनट्रेटेड ले लिया, क्या ले लिया, कॉन्सनट्रेटेड ले लिया, तो फिर ये केस हो गया एक्सेप्शन का। और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल भी और वैसे भी। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर ये कॉन्सनट्रेटेड हो गया, यानी पानी की मात्रा कैसी हो गई, पानी है लेकिन कम है, समझे ना। तो फिर क्या होता है, देखिए ये नोट कर लिया आपने। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर दावेदारी दिखाने के लिए तो यही रहेंगे, सबके सब रहेंगे, यही है ना, दूसरी चीज़ तो है नहीं। एक वाटर है और एक इसके आयन है, Na+ और Cl-, ठीक है। तो एनोड पर जब अगर इसको मैं कॉन्सनट्रेटेड ले रहा हूँ, याद रखिएगा एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। तो जब कॉन्सनट्रेटेड NaCl अपन लेते हैं तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन, और कौन दावेदार है, वाटर, रिडक्शन वाला। दोनों में जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। इस पार्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या मिल रहा था, वाटर का SRP ज़्यादा होता है तो ये क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके, ये रिएक्शन लिखने की हैबिट डालिए, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा और 2H-, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं है। कैथोड प्रोडक्ट में हमको हाइड्रोजन गैस ही मिलती है। क्या मिलती है, एक्सेप्शन यहाँ पर आता है, एक्सेप्शन, ठीक है। और वो एक्सेप्शन क्या है, इसी पर क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए एनोड पर कौन जाता है, जिसके SRP की वैल्यू छोटी होती है। कंपेयर करिए, H2O के SRP की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू नहीं है ना, मैं नंबर लिख रहा हूँ, पहले वाला छोटा होगा बाद वाला बड़ा होगा। और ये कौन से नंबर पर आता है, 22, कहाँ पर आया। तो किसका SRP का वैल्यू छोटा है, वाटर का,
तो वाटर को कहाँ जाना है, ऑक्सीडेशन करने एनोड पर, तो रिजल्ट क्या मिलना है, ऑक्सीजन गैस। जब भी ऑक्सीडेशन होता है वाटर का क्या मिलता है, लेकिन इस केस में ये नहीं चलेगा, क्लोरीन मिलता है हमको, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन नियम के हिसाब से किसको होना चाहिए, जिसका एसआरपी छोटा है, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है, क्यों, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ वाटर वाई क्लोरीन ऑक्सीडाइज इन कॉन्सेंट्रेटेड केस, वाई क्लोरीन ऑक्सीडाइज एट एनोड इन प्लेस ऑफ वाटर, जबकि वाटर हैज़ ए लोअर एसआरपी वैल्यू एंड क्लोरीन हैज़ ए ग्रेटर एसआरपी वैल्यू। उसके बाद भी वाटर क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है, क्यों। तो इसके लिए 2-3 रीज़न है, 2-3 कारण है, 2-3 फैक्टर हैं, वो फैक्टर आपको समझना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए वाटर क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसका पहला रीज़न है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इधर मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पर रीज़न, ठीक है। पहला रीज़न है ऑक्सीजन गैस लिबरेट करवाना, ऑक्सीजन गैस बनवाना, ये बहुत हार्ड प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी हार्ड प्रोसेस। आसानी से ऑक्सीजन गैस बनता नहीं है, पहली चीज़, ठीक है ना, क्या आसानी से ऑक्सीजन गैस बनता नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत हाई। कंसनट्रेटेड NaCl ले रहे हैं तो पानी की मात्रा बहुत कम है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई कि नहीं, पानी की मात्रा बहुत कम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन की मात्रा कैसे, बहुत ज़्यादा हाई। अगर बहुत ज़्यादा हाई तो किसके ज़्यादा चांसेस हैं ऑक्सीडाइज करने के, क्लोरीन। ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न होता है ओवर वोल्टेज, हमको थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, तब जा कर के ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। ओवर वोल्टेज देंगे तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, समझे ना। थोड़ा सा ज़्यादा हम मॉडरेट सप्लाई से थोड़ा सा ज़्यादा सप्लाई देते हैं। मॉडरेट सप्लाई मतलब जिसमें करंट की फ्लोवेशन कैसी हो, थोड़ी कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हम वोल्टेज लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनोड पर क्लोरीन मिलता है वाटर की जगह पर। ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है एनोड पर। पहला फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन को बनाना ही बड़ा हार्ड मेथड है, इसलिए क्लोरीन के पास टेंडेंसी ज़्यादा हो गई जाने की। क्लोरीन ज़्यादा कंसंट्रेशन पर मौजूद है, इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए। तीसरा, ओवर वोल्टेज हम लगाएंगे तो क्लोरीन ही मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो किसका ऑक्सीडेशन होना है भाई, बोलिए। इस केस में, कॉन्सेंट्रेटेड केस में किसका ऑक्सीडेशन होना है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा, ये Cl माइनस था ना, दिस इज Cl माइनस। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, हाफ Cl2। ये क्लोरीन गैस यहाँ से हमको मिलती है, एनोड प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लीजिए, 2Cl माइनस लिख लीजिए, तो ये Cl2 हो जाएगा पूरा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, घबराना नहीं है इससे, तो बैलेंस करना हमको आता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन केस है। तो मेरा ख्याल है ये 2-4 एग्जाम्पल जो हमने यहाँ कंक्लूड किए हैं, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आप समझ गए क्या करना है, खाली कंपैरिजन करना है। और पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो एनोड पर जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपैरिजन में, इधर कंपेयर करेंगे, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा रिडक्शन करवाने के लिए, बन जाएगा। यहाँ पर अगर ये रॉड चेंज होता है तो फिर ये भी आप ले लेंगे, और अभी मैंने एक एग्जांपल बताया कैसे करना, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड जब लेंगे तो थोड़ा सा एक्सेप्शन केस जो है वो यहाँ पर आप डिस्कस कर लेंगे। हमने ये एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन केस डिस्कस कर लिया यहाँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है, दैट इज NCERT एक्सरसाइज नंबर 18 3.18। उसमें एक क्वेश्चन है H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का। तो H2SO4 के लिए आप ये देखेंगे एनोड प्रोडक्ट कौन है, कैथोड प्रोडक्ट कौन है, दोनों केस मतलब एक बार इसमें मॉडरेट सप्लाई देंगे, मॉडरेट कम बिजली दौड़ाएंगे, बैटरी में, बैटरी लगाते हैं ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो कम सप्लाई भेजेंगे, तब क्या होगा, एक्वस लेंगे, एक्वस। और एक बार ज़्यादा सप्लाई देंगे, हाई सप्लाई, और एक बार लो सप्लाई में ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी भी आएगा, SO4 भी आएगा। तो आप सीधे ये बोल सकते हैं कि SO4 नेगेटिव है, कहाँ डिपॉजिट होगा, एनोड पे,
और ये कहाँ डिपॉजिट होगा? ना 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 ना, वाटर भी है ना, SO4 और वाटर, किसका SRP कम है? वाटर का। तो एनोड पे कौन जाएगा? हाँ, लो सप्लाई में एनोड पर कौन जाएगा? SO4 की वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, रिजल्ट क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। लेकिन जब सप्लाई हाई होगी, हाई, तो फिर ये एक्सेप्शन केस बनता है, पहली बार SO4 जाकर के ऑक्सीडाइज हो गया एनोड पर, जबकि होना किसको चाहिए? ऑक्सीडाइज, वाटर को। एक्सेप्शन केस यहाँ पर आएगा जब हम ज़्यादा सप्लाई देते हैं तो पहली बार SO4 जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो वाटर की बजाय SO4 जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, SO4 मिलता है। ये एक्सेप्शन केस है, तो ये आप बना लेंगे, ठीक है ना। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो डालेंगे ही, तो वहाँ से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया भाई, इसको क्लोज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सारे टॉपिक हो गए, यानी क्वालिटेटिव पार्ट के सारे टॉपिक हो गए कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये तय हो गया। अब हम अगली लेक्चर में ये देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, दैट इज फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ, कौन कितना डिपॉजिट होगा, किसका क्वांटिटी कितना, वॉल्यूम कितना होगा गैस का, मेटल का मास कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक बात, ये नोट करें।